गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेके आ रहे हैं जीएस प्लस सी सेट की टेस्ट सीरीज, जहां वो सुबह हम करवाएंगे जीएस के पेपर सोल्व, शाम को करवाएंगे सी सेट के पेपर सोल्व। तो आज हम करेंगे टेस्ट बुकलेट नंबर 1 सी सेट का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आरसी से रिलेटेड है। एक नया घर केवल एक निवास स्थान से कहीं बढ़कर होता है। यह लोग उन्नति करते हुए अपने अधिकांश समय काम करने, अपने परिवार का पालन पोषण करने, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने, एक नया घर केवल एक निवास स्थान से कहीं बढ़कर होता है। यह लोग उन्नति करते हुए अपना अधिकांश समय काम करने, अपने परिवार का पालन पोषण करने, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने, मनोरंजन का आनंद लेने और अपना जीवन जीने में व्यतीत कर देते हैं। आधुनिक घर को अधिक सशक्त बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। लोगों के पास स्मार्ट होम सुरक्षा प्रणाली तक पहुंचने और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने के लिए पहले से कई अधिक अवसर है। वर्तमान भविष्य में डिजाइन संबंधी इन विचारों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। ऐसे घरों को बनाने के लिए पर्यावरण, खूबसूरती, प्रकाश, सामग्री, स्थान का उपयोग करने के तरीकों की लगातार तलाश की जा रही है, जो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। आधुनिक घर के डिजाइन और डिजाइनर प्राय भविष्य के प्रमाण की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्तमान डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ये इसका कंक्लूजन रहेगा, जिसका अर्थ है वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्तमान डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती है। उच्च सुरक्षा प्रणाली वाले आधुनिक घरों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमसे यहाँ पर कथन गलत पूछा गया है और आधुनिक रूप के आश्रय तक ही सीमित नहीं है। भारी निवेश की आवश्यकता रहेगी, जो कि आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, और वर्तमान डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन भारी निवेश की कोई बात नहीं की गई। ये पूर्व धारणा गलत है, इस वजह से ए ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष क्या है? भविष्य के घर वर्तमान युग के घरों से भिन्न होंगे। सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की संभावित आवश्यकताओं के आधार पर घरों को डिजाइन किया जाएगा। समाज में बढ़ती अराजकता के कारण भविष्य में किसी भी घर के डिजाइन के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहेगी, जो कि रहेगी, लेकिन अराजकता के कारण नहीं बता रखा यहाँ पर, तो इस वजह से ये गलत है। घरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी को भी घरों के डिजाइन में हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के, ये बात कह रही कि हल्के में लो ही मत। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में आधुनिक घर प्रणाली आईओटी सिस्टम पे चल रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, जहाँ पे हमें सब कुछ डिजिटली चाहिए होता है। तो ये ए भी नहीं है, वर्तमान से भिन्न है। तर्क संगत निष्कर्ष ये रहा है कि सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की संभावित आवश्यकताओं के आधार पर घरों को डिजाइन किया जाए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। यद्यपि लोगों को न्यूनतमवाद अथवा थोड़ा ही बहुत है का दर्शन आकर्षक लगता है, लेकिन इसके साथ एक सजग जिम्मेदारी भी होती है। संपत्ति से छुटकारा पाने के लिए न्यूनतमवाद एक व्यक्तिनिष्ठ विकल्प है। यह हमारे जीवन को कोई उद्देश्य नहीं देता है, और जब भारत की बात आती है तो यह कोई नई अवधारणा भी नहीं है। भारत इस अवधारणा से गांधी की संरचना के समय से ही परिचित हैं, जिसे कभी ग्रामीण और परंपरागत माना जाता था, वास्तव में यह आधुनिक था, क्योंकि न्यूनतमवाद और उपभोक्तावाद एक का द्वंद्व में पूरा आरसी हमारा इस पर है कि वर्तमान में उपभोक्तावाद भी बढ़ रहा है, परंतु मिडिल क्लास जो डेप्रिवेशन ऑफ पॉवर्टी है, अमीर और गरीब, अमीर तो उपभोक्तावाद की तरफ जा रहे हैं, पर जो गरीब हैं वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतमवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आकर्षित होते हैं। और सोशल डिवाइड एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, सोशल डिवाइड। जीवन शैली महात्मा गांधी की युग की तरह बदल दिया गया है, पारंपरिक और संघान्यता की तरफ। भारतीय जुगाड़ या मितव्ययी नवाचार को अपनाते हैं, चाहे वे किसी भी रेशम की साड़ी हो या पुराना टूथपेस्ट।
चीज़ों का रचनात्मक और सोच समझकर ही उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है इस बारे में जानते हैं। तो उपरोक्त में कितने कथन सही निष्कर्ष या तर्कसंगत निष्कर्ष देंगे कि न्यूनतमवाद उपभोक्तावाद के साथ चल नहीं सकता या चल सकता है, सॉरी। उपभोक्तावाद की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। ये तो कहीं बता ही नहीं रखा कि नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, पर ये है कि अभी कर रही है प्रभावित, पर ये तो नहीं कहा गया कि करेगी पूरे सिलेबस में। इस वजह से ये तो हमारा है गलत। और उपभोक्तावाद के साथ चल सकते हैं परंतु पूरे एक साथ कोई 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 चल रहा है, सभी एक पूरी पर्टिकुलर एक पूरा समाज कोई ना चल रहा है। इस वजह से न तो एक न तो दो, डी यहाँ पे भी रोंग जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतमवाद की जीवन जीने और सीमित संसाधनों को संरक्षित करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। नहीं, ये एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। विश्व भर में लोग न्यूनतमवाद की अवधारणा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये बात भी सही कि वर्तमान में लोग इतनी गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं न्यूनतमवाद को, क्योंकि परिच्छेद में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यद्यपि लोगों का न्यूनतमवाद, अभी आरसी दिखा देती हूँ आपको, वहां पे बताया गया है कि यद्यपि लोगों का न्यूनतमवाद थोड़ा ही बहुत है, आकर्षक है, पर सभी सजग जिम्मेदारी के साथ है। पहली लाइन में दिखा रखा है, तो इस वजह से हमारा यहाँ वाला तो गलत हो जाएगा। विश्व भर में लोग न्यूनतमवाद का अवधारणा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। लोग उपभोक्तावाद की तुलना में न्यूनतमवाद का अधिक अनुसरण कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। उपभोक्तावाद के प्रलोभन के बावजूद कुछ भारतीय न्यूनतमवाद को भी पसंद कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग न्यूनतमवाद को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अमीरी और गरीबी का सोशल डिवाइड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक निश्चित कुटुंब भाषा में 4, 5, 3 का अर्थ है राम कैन डू। 4 राम, 5 कैन और 3 जा रहे डू पर। अब 9, 5, 5 थे तो हमें पता है कैन और डू है। अब 9 है मनोहर, अब है 1, 9, 8, 7, 3, तो हमें 3 का भी पता है, हमें 9 का भी पता है। अब हमारे पास है 8, 7 और 1। क्या 8, अब हमसे पूछा 8 गया है, तो वहाँ पे मनोहर कैन डू, राम कैन डू आ चुका है, तो यहाँ पे कैन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, और मनोहर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ए लेटर, या तो राइट आएगा या फिर ए लेटर आएगा। इस वजह से इसका आंसर डी हमारा सही करेक्ट हो रहा है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, 3 कथन उसके बाद क्रमांगत रूप से दिए गए हैं 4 निष्कर्ष। ये कथन यद्यपि सामान्य ज्ञात तथ्यों से असंगत प्रतीत होता है तो भी आपको उनके सत्य मानना होगा। सभी निष्कर्ष को पढ़िए और तब निश्चित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य तथ्यों की उपेक्षा करते हुए तर्क संगत रूप से अनुमानित या अनुगमित किया गया है। सभी लैंप प्रिंटर है, ये हमारे लैंप हो गए जो कि प्रिंटर हैं। फिर सभी जो प्रिंटर हैं वो कंप्यूटर हैं, ये हमारे कंप्यूटर भी हो गए। फिर हमसे कहा है जो माउस है वो भी कंप्यूटर है, माउस क्या है, कंप्यूटर है, तो ये हमारे माउस जो कि कंप्यूटर है। अब हमसे निष्कर्ष दे, कोई लैंप माउस नहीं है। अगर कुछ कंप्यूटर हैं और प्रिंटर भी इसी के साथ है तो ये माउस होने की संभावना है, जो कि गल नहीं होने की संभावना रहेगी। लेकिन कुछ माउस प्रिंटर हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रिंटर कंप्यूटर एक साथ कुछ में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बनेगा लैंप प्रिंटर कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ हमारा बनेगा माउस, ये हमारा सेकंड बनेगा और ये हमारा फर्स्ट बनेगा। निष्कर्ष था ना, कोई लैंप माउस नहीं है, इस वजह से हमारा फर्स्ट एकदम सही हो गया। लेकिन कुछ माउस प्रिंटर है, कुछ माउस प्रिंटर हैं जो कि बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। कुछ कंप्यूटर लैंप है, कुछ कंप्यूटर है जो कि लैंप ही सभी हैं, इस वजह से ये भी गलत जा रहा है।
लेकिन माउस के साथ कुछ कंप्यूटर लैंप होने की संभावना बन रही है। और लास्ट है कुछ माउस लैंप है। जी हाँ, कुछ माउस लैंप हैं। तो हमारा 1, 3 और 4 अभी यहाँ पे हमने देखा है एकदम सही जा रहा है। 2 ये जा रहे, एक ऊपर वाला जा रहा। तो हमारा डी ऑप्शन है, या तो 1, 4 या 3 है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयुक्त पासे में तीर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक बनाया गया है। ये हमारा तीर का निशान है। इसके विपरीत में ये, और इसके विपरीत में क्या आएगा, जो कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पिछले फलक के पिछले हिस्से में हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा है। इस वजह से हमारा ना तो ये बन रहा ना ये बन रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि तीर के पीछे वाले हिस्से में पासे पर कौन सा निशान है। इस वजह से उपरोक्त में से कोई भी नहीं, डी हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मैट्रिक्स में लुप्त पद ज्ञात करेंगे। ये हमारी रो रहेंगी और ये हमारे कॉलम रहेंगे। तो जो 28 के साथ 12, 14 है, वो 84 कैसे बना है, क्योंकि 84/12 कट किया 7, 7 इंटू 4 28। दूसरे में दूसरे 98/14 7, 7 इंटू 7 6 42। तो यहाँ पे हमारा 7 इंटू 6 गया था, तो हमारा इसका ऑप्शन आएगा 7, सॉरी 7 इंटू 6 गया था ना हमारा। 7 तो यहाँ पे 42 किया था 98 को, तब आया था 7 तो, और मल्टीप्लाई 6 करके हमने 42 लिख के आया था। तो हमारा बी आंसर आएगा 6। क्लोक शब्द की क्रमवाच्य को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि कौन सा वर्ण पहले आता है, क्या सी पहले आता है या एल पहले आता है, इस हिसाब से हमें लगाना है। तो क्लोक है, तो क्लोक में सी पहले आएगा, फिर दोबारा सी आएगा, फिर के आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, यानी CCKLO। CCKLO ये भी कैंसिल नहीं है, तो बचा एक ही ऑप्शन, सी और डी में था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे। CCKLO डी ऑप्शन में है हमारा। प्रश्न आकृति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आकृति का एक भाग लुप्त है, उसकी पहचान नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से करनी है। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा। जब हम इनको इमेज देखेंगे, इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री दक्षिण की तरफ, तब देखिए ये हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा, जो कि जैसे ये था तो इसके ऊपर वाला ऐसे बनेगा, और यहाँ पे लाइनिंग ये जा रही थी, तो यहाँ पे ये लाइनिंग इसके साइड में ऐसे लंबी चली जाएंगी। और वो किस वाले में है, क्यूबॉइड ऐसे बनेगा नीचे, क्योंकि ये बाहर की तरफ था तो ये अंदर की तरफ आएगा क्यूबॉइड, और इसकी लाइन, ये लंबी लाइन ऐसे चली जाएंगी, कट नहीं हो रही थी लाइन। सी हमारा ये इसमें एक में है, जिसकी लाइन ऐसे जा रही थी बनने के बाद। ये हमारा क्यूबॉइड था, ये हमारी लाइन जा रही थी, ये मैंने ऊपर से टच कर दी और नीचे से टच कर दी। तो ये हमारा बन रहा है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये पूरा जम्बो वो दे रखा है। अब इनको हमको डिवाइड कर लेना, हम इनको 7 में डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे, J-M B-A, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ए तक हमने कर दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हो गया। तो अब इसने क्या, ए के बाद डी है, तो ए के बाद जितने बार ए है वहाँ पे डी लगाओ, डी से पहले ए लगाओ, और एम के बाद बी लगाओ, एम के बाद बी लगाओ, और डी के बाद जे लगाओ, जे के बाद यू लगाओ। तो हमारा बनेगा यू, बी के बाद
बी, फिर हमारा एम लग रहा था, फिर हमारा जे, फिर हमारा एम, फिर हमारा यू बी, ये हमारा बन रहा है। ये हमारा पूरा 11th का बनेगा। जो कि यू एम जे यू एम बी, जे यू एम बी, बी ए डी, ये हमारा बनेगा। तो जे यू एम बी ए डी कहाँ पर है? जे यू एम बी डी बी ए, इसका ये बन रहा है, यानी थर्ड बन रहा है हमारा। 12th क्वेश्चन करेंगे। छात्रों की एक पंक्ति में रमन दूसरे छोर से 5वें स्थान पर है। उस कथन का चयन करें जो छात्रों के संबंध में सही रहेगा। रमन पंक्ति में दोनों छोर से 5वें स्थान पर बैठा है और कुल पंक्ति में 9 छात्र हैं। जैसे ये हमने पूरी लाइन बना ली। ये हमने पूरी लाइन बना ली। यहाँ से 5वें पे रमन बैठे हैं, इधर 4 लोग, इधर 4 लोग, और टोटल हमारे 9 लोग हो गए। तो 9 छात्रों को 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए, बीच में रमन आ गया, तो उसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो पंक्ति में 11 छात्र हैं? नहीं, 9 छात्र हैं। पंक्ति में छात्रों की संख्या एक सम संख्या? नहीं, विषम संख्या भी है। छात्रों को एक ग्रिड में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? हाँ, पुनर्स्थापित किया जा सकता है। 3 इधर है, 3 इधर है, इनको आगे पीछे किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन की हम उसको कर सकते हैं इधर उधर। 13th क्वेश्चन देखेंगे। एक घन जो कि 3 मीटर से इधर है, इधर है, इधर है, जब उसको रंगा जाता है तो जो ये तो इसके 3 है, जो कि 9A बन जाएगा। लेकिन जब n+1 करेंगे हम 13 का, n हमारा 3 है, जब हम n हमारा 3 रहेगा और साइड की हमारी 1 दे रखी है, तो ये भी 1 रहेगी, इसका टॉप भी 1 इधर रहेगा, नीचे वाले का टॉप भी 1 रहेगा। तब दोनों का 1 रहेगा, तो n हमारा 3 दे रहा, n+1 करना है, 1 और 1 हमारा 3 नहीं आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 3 तो इसकी सारी की साइड दे रखी है, बीच का हमें 2 बता रखा है, उसका एक तो इधर बोट सरफेस एरिया जाएगा, एक उसका ऊपर का एरिया जाएगा, तो इस ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो जब हम दोनों को मिक्सअप करेंगे तो हमारा 2 सेंटीमीटर पूरा बन जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही रहेगा। नेक्स्ट परिच्छेद है। आत्म संरक्षण उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानव को जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उन्हें वह करने का प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए, इसलिए वे हर समय एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। उनकी प्राकृतिक स्थिति युद्ध की अवस्था में रहती है, जिसके तहत वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वे दूसरों पर श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। इसके बावजूद कि लोग अपनी शक्ति बढ़ाते ताकि लोग दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता प्राप्त कर सके, यानी इलाइट पावर, इलाइट कि शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बावजूद मानव अंततः इन खामियों को पूरी तरह जीतने के लिए अपने आप को इतना स्वार्थी कर लेता है कि भले ही उन्हें आसपास के लोगों के साथ सहयोग ही क्यों ना करना पड़े, झगड़ा क्या तो सहयोग करेंगे या लड़ाई झगड़ा साथ कर लेंगे, फिर भी उन्हें ये चाहिए होगा। तो हमारा 14th का क्या बनेगा, देखते हैं ऑप्शन। 14th कह रहा है कि दिए गए परिच्छेद में सर्वोत्तम मर्म ये है कि हम सहयोग और शांति की मनोवृत्ति वाले सामाजिक प्राणी हैं। क्या हम सहयोग और शांति की मनोवृत्ति वाले प्राणी हैं? हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, एक दूसरे का श्रेष्ठता, अपनी शक्ति का श्रेष्ठता दिखाने के लिए दूसरे पर अत्याचार करने वाले हैं, तो एक तो आएगा नहीं। जीवित रहने की वृत्ति हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है और यह केवल प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से ही प्राप्त होगी। प्रतिस्पर्धा और सहयोग से भी प्राप्त हो सकती है। सहयोग, अगर हमें साथ रहना है तो हमें सहयोग भी करना पड़ेगा, ओनली संघर्ष से काम नहीं चलेगा। जैसे ये वाला सामाजिक सहयोग के बिना हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, संघर्ष से अपने अगर शक्तिशाली रहेंगे तो टिक जाएंगे।
हम जीवित रहने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वह प्रतिस्पर्धा हो या सहयोग। प्रतिस्पर्धा भी करेंगे और अगर वो रहेगी तो, हम स्वार्थी वो है, प्रवृत्ति है, हम अपने स्वार्थ के लिए सहयोग भी कर लेंगे, प्रतिस्पर्धा भी कर लेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेम की राजनीति राजनीति के क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। यह हमारे द्वारा अपने और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके के लेकर हमारे द्वारा स्थापित नीति, संस्थानों और व्यवस्थाओं तक हमारी संपूर्ण राजनीति में प्रेम के आधार पर पुनर्स्थापना करता है। निसंदेह यह विचार नया है कि राजनीति में प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। इनकी मिसालें हमारे रिश्तों और एक दूसरे के प्रति हमारे द्वारा दर्शाए जाने वाले दयालुता संबंधी दैनिक कृत्यों के साथ भी देखी जाती है, जहाँ नारीवादी, नागरिक अधिकार, LGBTQ एवं पशु अधिकार आंदोलन में यह प्रदर्शित होता है कि प्रेम की राजनीति से किया जा सकता है। यह सुसंग ढांचे का निरूपण करती है जो व्यक्त होने पर विभिन्न प्रकार के संदर्भों से हमारा समर्थन करती है। प्रेम की राजनीति को एक प्रकार से आसपास के परिवेश के रूप में समझा जा सकता है। इस परिवेश में केंद्र में प्रेम होता है, भीतर विविध ज्ञान होते हैं, इतिहास, बहस होती है और विचार विमर्श और निर्णय लेने की एकत्रित शक्ति रहती है। तो क्या एकत्रित शक्ति रहेगी तो हम भारत की स्थिति प्रेम की राजनीति को बढ़ावा देने की मांग करते रहेंगे। क्या हम करते रहेंगे? केवल भारत को प्रेम की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, उसी के साथ भारत को विकास की भी संभावनाएं हैं, तो ये तो आएगा नहीं। जब राजनीति में समानुभूति और करुणा का प्रयोग किया जाएगा तो उससे प्रेम की राजनीति का निर्माण, अगर करुणा रहेगी और प्यार सहानुभूति रहेगी तो प्रेम की राजनीति उभरेगी। लेकिन किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए प्रेम की राजनीति शासन का चुना हुआ तरीका होना ही चाहिए, ये बात गलत है। प्रेम की राजनीति नफरत की राजनीति पर प्रभुत्व होती है, ये भी गलत है। ये हमें कहीं बताया ही नहीं गया आरसी में। आरसी में तो ये बताया गया है कि आत्म संरक्षण, सॉरी माय मिस्टेक, जब राजनीति में समानुभूति और करुणा का प्रयोग किया जाएगा तो प्रेम की राजनीति का निर्माण स्वयं हो जाएगा। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 16th क्वेश्चन, जो कि है F और D है। जो F D के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो पहले हम जो दे रखे ना उसको लेंगे, यानी D F से 1 किलोमीटर दूर खड़ा है और एक ये दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। B E के पूर्व में है जो कि 1 किलोमीटर पर है। पूर्व में जो B है ना उसके E में E है जो कि 1 किलोमीटर यहाँ पे है, यानी यहाँ पे B है, यहाँ पर E है, ठीक है। अब क्या बता रखा है, जो A E के उत्तर में 2 किलोमीटर पर स्थित है। जो A है वो E के 2 किलोमीटर की दूरी में है, ये भी हमने कर दिया। जो C है A के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर स्थित है, A के पूर्व में है यानी इधर है, और C इधर है, 1 किलोमीटर दूरी पे रहेगा। और जो D है वो A के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है, A का दक्षिण में इधर रहेगा, यानी दक्षिण तो नीचे रहेगा। तो A हमारा ये था, इसके दक्षिण में D बीच में आ जाएगा। तो कौन सी पंक्ति में युग्म एक दूसरे के सर्वाधिक दूरी पर रहेंगे? A, C और E भी रहेगा। कौन से रहेंगे? B और C, यानी मैंने A C बोला था और E B बोला था। तो C और B जो कि एक दूसरे से नहीं मिल रहेंगे, तो C और B अलग रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा C और B, यानी D ऑप्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्न में से कौन से 3 गांव एक ही रेखा में होंगे? एक ही रेखा में कौन से गांव थे? एक ही रेखा में A भी था, D भी था और E भी था। तो A, D और E, यानी A ऑप्शन। अब हम 18th क्वेश्चन देखेंगे। 18th क्वेश्चन कह रहा है 12 + 2 = 6, यानी 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा। 27 को 9 से डिवाइड, प्लस का मतलब यहाँ पे डिवाइड से है। जब हम 27 को 9 से करेंगे तो हमारा 3 आएगा। 15 को 5 से करेंगे मतलब 3 आएगा। तो जब हम 10 को, फिर हम 6 को करेंगे, फिर हम 3 को करेंगे, फिर हम 2 को करेंगे, फिर हम 1 को करेंगे,
तो हमें सबसे अंदर वाला सबसे पहले सोल्व करना होगा, सबसे छोटा वाला। तो 6 + 3 2 1 हमारा 2 आ गया। अब 3 + 2 बच गया हमारा, तो 10 + 6 3 + 2 हमारा 1.5 आ गया, क्योंकि हमें प्लस का मतलब डिवाइड है, तो 3 को 2 से 1.5 आ गया। जब हम अब हमारा 10 + 6 और 1.5 को करेंगे, तो हमारा 10 1.5 को करेंगे तो हमारा आएगा 2.5। 10 को और 4 को किया था हमने, 10 को 4 को किया था, तो हमारा कितना बना था 2.5 बना था। तो इसमें हमारा कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा हमारा 2.5। 19 क्वेश्चन देखेंगे। जब हम एक पेपर है रेक्टेंगुलर शेप का, उसको जब हम फोल्ड कर देंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कैसी आकृति बनेगी। ये आकृति ऐसी थी, जब हम उसको फोल्ड कर देंगे तो उसके ऊपर ये आकृति ऐसी चली जाएगी। ये आकृति सी में नहीं है, ए में नहीं है, ये आकृति बी में भी, ये आकृति डी में है कि ऐसे भी जाएगा और फोल्ड होने के बाद वो ऐसे चला जाएगा। ये आकृति हमारी डी ऑप्शन में है। वर्णों का कौन सा समूह निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला का अनुसरण करेगा। यहाँ पे वर्ण सबसे पहले कैसे आएंगे, कैसे अनुसरण करेगा, ये दिखी गया है। जैसे हम यहाँ पे उसको डिवाइड कर लेंगे, हम करेंगे 3 में डिवाइड कर लेंगे हम, M N O। दूसरा हम डिवाइड करेंगे N O P Q। तीसरा हम करेंगे O P Q R S T U। तो हमारा क्या आएगा P Q R S T U। पूरा एक क्रम श्रृंखला बन चुकी है, तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब हम करेंगे 21 क्वेश्चन। नीचे दी गई कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापन करेगी। कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापन करेगी। पहले में ये इधर की तरफ जा रहा है, दूसरे में ये इधर की तरफ जा रहा है, और जो ये है ये इधर की तरफ जा रही है, और ये इधर की तरफ जा रही है। इस वाले में ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ, हमारी ये इधर की तरफ आएगा, और ये इधर की तरफ आएगा। तो इसके पास में ऐसे था, उसके पास में ऐसे 2 निशान बनेंगे, जो कि हमारी 5th में है। ये भी नहीं आएगा, ये भी, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें भी इसमें भी। बचा कौन सा, ये, और ये किसमें 5th हो, ये इसमें 5th वाले में, तो हमारा 5th आएगा इसका। 22 देखेंगे। एक चौराहे पर एक आदमी खड़ा है, 4 दिशाओं में। वह एक तीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे उत्तर की ओर इशारा करते हुए तीर चिन्हित करेगा, लेकिन एक दुर्घटना में दक्षिण की दिशा की ओर, पूर्व की दिशा दक्षिण दिशा में मिल जाती है, यानी जो पूर्व है वो दक्षिण में मिल जाएगा। यानी ये तो हमारे नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे, ये हमारे वेस्ट और साउथ हो जाएंगे। अब जो व्यक्ति उत्तर की ओर बढ़ने लगा है, तो व्यक्ति वास्तव में किस दिशा में, उत्तर की तरफ। उत्तर हमारी ये है, लेकिन ये चेंज होने के बाद ये डब्ल्यू यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वह किस तरफ जाएगा, वो व्यक्ति ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो डी की तरफ यानी पूर्व की तरफ जाएगा। अब हम करेंगे 23वां क्वेश्चन। ए बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए × बी का अर्थ है ए बी के पिता है। ए + बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो इसका क्या तात्पर्य रहेगा कि कौन किसका भाई है और कौन उसकी भतीजी कौन रहेगी।
जेड क्यू का भाई है और पी भाई है ओ का, यानी पी ओ है जो हमारी बहन है और पी भाई रहेगा। फिर दूसरा हम देखेंगे जेड है जो कि भाई है क्यू का और क्यू बहन है ओ की, ये पी इसका भाई हो जाएगा, ये बहन भाई हो जाएंगे। अब बात करेंगे पी ओ का भाई हो जाएगा जो कि पी ओ का भाई हो जाएगा, ये यहीं पे गलत हो रहा है क्योंकि ए ओ तो हमारी बहन है, तो ओ जेड इसकी भतीजी तब बनेगी जब पी रहेगी प्लस में और ओ भतीजी बनेगी जब जेड का यहाँ पे, क्योंकि ये भाई भाई हैं यानी ये इसके पिता रहेंगे। ओ और पी पिता रहेगा, ओ और पी का पिता कौन रहेंगे, क्यू रहेंगे। उनके चाचा कौन रहेंगे, जेड। तो जेड की भतीजी कौन हो जाएगी, ओ। तो ये किसमें है, जेड की भतीजी ओ, सेकंड वाले ऑप्शन में जेड की भतीजी ओ बनेगी सेकंड वाले ऑप्शन में। 24वां क्वेश्चन कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 किताबें एक पंक्ति में रखेंगे, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हो। आर और क्यू के मध्य उतनी ही किताबें होंगी जितनी वी और आर के मध्य रहेंगी। पी और एस को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, जो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर रहेगा। तो टी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन रहेगा, एक पंक्ति रहेगी, एक पंक्ति रहेगी जिसमें आर और क्यू के मध्य उतनी ही किताबें जितनी वी और आर के मध्य है। वी और आर के मध्य उतनी किताबें हैं जितने आर के और टी के मध्य हैं। पी और एस को एक दूसरे से बगल में रखा जाएगा, पी और एस एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और एस जो बाएं छोर के तीसरे स्थान पर है, जो टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा, यानी इधर से भी टी के तीसरे स्थान पे एस है, इधर से वी पी एस, यहाँ पे टी आर एस। तो हमारा क्या, कौन किसके स्थान, टी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन रहेगा, टी के बाईं और तीसरे स्थान पर एस रहेगा, क्योंकि आर और क्यू के मध्य उतनी ही किताबें हैं जितनी वी और आर के मध्य है। जैसे एस यहाँ पे था, टी यहाँ पे था, फिर दूसरे में एस और पी हमारा साथ आ गया, जितनी इधर उतनी किताबें इधर है टी की। अब टी और एस तीसरे स्थान पर हैं, इधर से तीसरे स्थान पर इधर, तो हमारा बनेगा अब कि पी और एस के ठीक बाएं ओर रहेगा, जो पी है वो एस के ठीक बाएं ओर रहेगा और 3 डिग्री की वो 3 संख्या की वो बनाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 25। दो मित्र पी क्यू एक बस में ए और बी के साथ यात्रा करते हैं। पी को ज्ञात हुआ कि उसके पास 2 व्यक्तियों के किराए के 10% कम रुपए हैं। क्यू अपने पास मौजूद आधे रुपए पी को उधार दे देता है ताकि वह टिकट खरीद सके। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही रहेगा। पी ने 2 टिकटों की लागत का 10% उधार लिया है, मतलब उसके पास 10 रुपए कम है तो 10% ही उधार लेगा क्यू से। तो अर्थात उसने एक टिकट की लागत का मतलब कि उसके पास कितने रुपए की वो उधार करेगा 10%, यानी उसके पास 2 टिकट लेने, तो 2 टिकट का लागत 10 रुपए को उधार लेकर चुकाएगा, तो 1 टिकट की लागत का यानी वो 20% ले लेगा। तो क्यू के पास बचे रुपए होंगे जो कि ए पी जो टिकट खरीदेगा, जो इसके बाद उधार देगा, वो उसका 20% हो जाएगा, क्योंकि 10% ले रहा है और 2 टिकट खरीदने उसको, तो यानी 20% हो जाएगा। तो क्यू के पास बचे रुपए की वह टिकट खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास 10% लेगा और उसको टिकट चाहिए 20 की, तो वह टिकट नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास 10% उधारी है और उसके 2 टिकट लेने हैं, तो उस 10 से तो एक ही टिकट लेगा, 2 टिकट नहीं ले पाएगा। इस वजह से बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि नहीं ले पाएगा। 26 क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न और कथन सहित निम्नलिखित जानकारी पर विचार करेंगे। अनन्या और रुद्र के पास कुल 200 रुपए हैं। अनन्या और रुद्र के पास 200 रुपए, अनन्या और रुद्र के पास 200 रुपए हैं
यदि अनन्या रुद्र को 10 रुपए दे देती है, यानी अनन्या रुद्र को 10 रुपए दे देती है, यानी दोनों के पास 200 रुपए, यदि अनन्या के पास 100 रुपए से अधिक हैं तो उनके पास रुद्र से अधिक धनराशि होगी। ये बात तो बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि वो 100 रुपए से अधिक नहीं हो सकती दोनों के पास, क्योंकि दोनों के पास 200 रुपए, दोनों के पास 100 रुपए ही होंगी। तो कथन एक का उपयोग करके हम, यदि अनन्या रुद्र को 10 रुपए दे देती है तो उसके पास राशि का अंतर 20 रुपए हो जाएगा। जब वो अनन्या उसे 10 रुपए दे देती है तो उसके पास 10 रुपए अधिक हो जाएंगे, तो उसका अंतर 20 रुपए का हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 20 को जब हम करेंगे तो हमारा ये 40 बन जाएगा, क्योंकि 20 ये थे डिफरेंस और 20 रुपए का और डिफरेंस आ रहा था उसके पास। तब वो 10 रुपए उससे दे देगी तो उसके पास 10 रुपए कम हो जाएंगे और टोटल 20 रुपए थे। तो जब उसको देगी तो उसके पास एक भी रुपए नहीं रहेंगे, दोनों के पास इक्वल रुपए हो जाएंगे और दोनों के पास इक्वल रुपए हो जाएंगे। इस वजह से दोनों ही केस में अनन्या के पास रुद्र से अधिक धनराशि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब वो उसको दे देगी ना तो दोनों के पास इक्वल, क्योंकि 100 रुपए थे इक्वल हो जाएंगे। तो जब वो उसे 5 रुपए दे देगी और 10 रुपए दे देगी तो उसके पास 20 रुपए अधिक हो जाएंगे, जो कि नहीं हो पाएंगे। इसलिए अनन्या के पास भी रुपए नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों के इक्वल रुपए हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि 200 रुपए तो 100 उसके पास रहेंगे, 100 उसके पास रहेंगे। जब वो 10% भी दे देगी उसका, यानी 10 रुपए भी उसको दे देगी, जब हम 10 रुपए उसको हटाकर रुद्र की तरफ जाएंगे तो रुद्र के पास भी तो उतने रुपए रहेंगे। तो अनन्या के पास तो 100 रुपए कम ही जाएंगे, अनन्या के पास 100 से अधिक रुपए हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं, तो आंसर तो गलत आएगा ही, कि दोनों के प्रश्न को उत्तर देकर आंसर सही नहीं बनाया जा सकता। ये हम क्वेश्चन को पढ़कर भी इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आएगा आरसी। न केवल अनौपचारिक सीवरेज जल और औद्योगिक अपशिष्ट, बल्कि व्यक्ति, कंपनी और नगर निकाय द्वारा छोड़े गए ठोस अपशिष्ट और निर्माण सामग्री की यमुना में प्रदूषित होने के कारण भी बनते हैं। इसके अलावा बाढ़ के मैदान पर बस्तियां बसाकर अतिक्रमण कर लिया गया होता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना न केवल महंगा है, बल्कि इसके लिए शासन में भी सुधार करने की आवश्यकता के लिए बात, कि हमें गुणवत्तापूर्ण पेयजल चाहिए होगा। गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना केवल महंगा है, बल्कि इसके लिए शासन की भी सुधार की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए जल की गुणवत्ता के मापन और विनिमय संबंधी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, जो अकेले डीजेबी या दिल्ली सरकार की दोष नहीं है। ये पूरे दिल्ली के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जल का 100% आपूर्ति प्रतिनिधित्व करने में सक्षम खुद नहीं है। विशेषकर देश में जल संसाधन प्रबंधन और कानूनों से संबंधित बाधाओं को देखते हुए ये सामना करने के लिए अभी सुविधा नहीं है उनके पास। उपरोक्त में कौन सा विवेकपूर्ण निष्कर्ष है कि बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण को हटा कर के ही यमुना के जल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं, पूरे ऐसे में नहीं बताया गया। नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उत्तरदायी कारकों के निवारण की आवश्यकता होगी, ये बात बिल्कुल सही है। अनुचित अनुप्रबंध और उचित कानून के अभाव का नदी के जल की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये बात भी गलत है। जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास से नदी की जल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा है, ये तो पड़ा है बुरा असर, लेकिन यहाँ पे जलवायु का नहीं पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कैसे वो सही किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर ये भी नहीं लग रहा, तो उपयुक्त हमें आंसर बच रहा है बी। जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं इसको तो फिर भी हमारा आंसर बी आ रहा है कि नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उत्तरदायी कारकों के निवारण की आवश्यकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये वाला, क्या है? नीले रंग के अलग अलग शेड भावनाओं को व्यापक स्पेक्ट्रम शांत में लेकर विचलित को जागृत करते हैं। उदाहरण के लिए नीले रंग का गहरे शेड दर्शकों के अकेलेपन और पृथक महसूस करा सकते हैं। नीले रंग के हल्के शेड शीतकारी प्रभाव को उत्पन्न करते हैं और निर्भरता का संकेत देते हैं, यानी डिपेंडेंट का। हरा रंग प्राकृतिक जगत से जुड़ा होता है, जो शांति और तरोताजा करने वाली मनोदशा उत्पन्न करता है। चूंकि हरे रंग के शेड विभिन्न प्रकार के प्रकृति से जुड़े रंगों को प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए आसपास हरे रंग आभा एक शांत और उत्साहवर्धक वातावरण का निर्माण करेगी। हल्के और चमकीले रंग पीला एक ऊर्जावान रंग रहेगा और प्रसन्नता और आशावाद का भावनाओं को प्राप्त करेगा।
पीले रंग की तीव्रता, चमक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव उत्पन्न करते हुए ध्यान आकर्षित करेगी। प्राथमिक रंग लाल कुछ सबसे तीव्र मनोदशा और भावनाओं को जागृत करेगा। प्यार, जुनून, क्रोध और खतरे से संबंधित लाल रंग मानव शरीर पर एक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो रंगों के सही संयोजन चुनकर व्यक्ति अपनी उत्पादकता काफी हद तक बढ़ा सकता है। हाँ जी, बढ़ा सकता है। नीला रंग पीले रंग से भावनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण है? नहीं। जीवन के रंगों की भूमिका सजावट तक सीमित नहीं होगी? नहीं। रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाँ, रंग भूमिका निभाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने 30